हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री और दोस्तों चैप्टर चल रहा था फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ रहे थे। तो दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों हम लोगों ने पहले दो वीडियो में सीख लिया था किस तरीके से हम लोग समीकरणों को संतुलित करते हैं। अब आइए दोस्तों उसके आगे के टॉपिक हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण क्या होता है। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे संक्षारण। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि संक्षारण क्या होता है। दोस्तों संक्षारण क्या है, यानी ऐसा प्रक्रम होता है। संक्षारण क्या है, एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें धातुएं वायुमंडलीय गैसें जैसे कि ऑक्सीजन है। दोस्तों वायुमंडल में क्या क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। दोस्तों जहाँ पर ऑक्सीजन 21% पाई जाती है और नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। दोस्तों वायुमंडल में जो वायुमंडलीय गैसें होती हैं, वायुमंडलीय गैसें, तो दोस्तों वायुमंडलीय गैसें कौन कौन सी होती हैं। ऑक्सीजन होती है एक तो दोस्तों, और दोस्तों ऑक्सीजन कितनी होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। वहीं दोस्तों नाइट्रोजन की यदि हम लोग बात करें तो दोस्तों 78% जो है वो प्रकृति में नाइट्रोजन पाई जाती है फ्रेंड्स। तो ये गैसें क्या करती हैं, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन दोस्तों कितनी होती है, 78% होती है। बाद में दोस्तों जो भी बचता है वो क्या है, उसमें अक्रिय गैसें आ जाती हैं। और दोस्तों वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। उसके बाद दोस्तों क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, जलवाष्प जैसे होता है। दोस्तों जलवाष्प आप लोग समझते होंगे कि जब सर्दियों का मौसम होता है तो दोस्तों जो ओस गिरती है उसमें क्या होता है, छोटी छोटी जो ओस की बूंदें होती हैं वो पानी के रूप में प्राप्त होती हैं, जिसे हम लोग जल वाष्प बोलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की बहुत सारी छोटी छोटी गैसें होती हैं। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि संक्षारण क्या क्रिया होती है। वह प्रक्रम, संक्षारण वह प्रक्रम होता है। क्या लिखेंगे दोस्तों, संक्षारण वह प्रक्रम होता है संक्षारण वह प्रक्रम होता है जिसमें धातुएं जिसमें धातुएं जिसमें धातुएं वायुमंडलीय गैसें जिसमें धातुएं क्या करती हैं, वायुमंडलीय गैसें। अब दोस्तों वायुमंडलीय गैसें कौन कौन सी होती हैं, ऑक्सीजन होती है दोस्तों, ऑक्सीजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड होता है फ्रेंड्स जल वाष्प, जल वाष्प आदि से क्रिया करके क्या करता है दोस्तों, ये इन सब गैसों से क्या करता है, क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं संक्षारण कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि संक्षारण क्या दोस्तों होता है, यानी संक्षारण वह प्रक्रम होता है जिसमें धातुएं वायुमंडलीय गैसें, दोस्तों वायुमंडल में जो गैसें उपस्थित होती हैं उनसे क्या करती हैं, क्रिया करती हैं और धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। अब दोस्तों जैसे देख लेते हैं इसका। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या है संक्षारण कहलाती है दोस्तों। तो संक्षारण का जो सबसे बेस्ट उदाहरण है दोस्तों वो है लोहे में जंग लगना। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, लोहे में जंग लगना। अब दोस्तों लोहे में हम लोग देख लेते हैं, यदि कोई भी लोहे की बनी हुई चीज़ है, यदि हम लोग उसे बराबर ऐसे पानी में रख दें या उसमें पानी पड़ जाए तो दोस्तों कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसमें हल्की भूरे कलर की दोस्तों एक परत सी चढ़ जाती है जो जंग कहती है। और दोस्तों धीरे धीरे क्या करता है, लोहा अपने आप को समाप्त कर लेता है। तो दोस्तों ये सारी कैसे कहाँ पाई जाती हैं, सब चीज़ें वायुमंडल में ही पाई जाती हैं। और दोस्तों धातुएं उससे क्रिया करती हैं, लोहा क्या है, धातु है जो उससे क्रिया करता है और धीरे धीरे क्या होता है,
अपने आप को नष्ट कर लेता है। तो फ्रेंड्स उसका एग्जाम्पल क्या है, लोहे में जंग लगना संक्षारण का एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब आइए दोस्तों इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों लोहे का क्या होता है फार्मूला, तो दोस्तों उसे हम लोग बोलते हैं फेरिक यानी Fe। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, Fe। यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स आयरन, ये क्या है दोस्तों, आयरन है। उसके बाद दोस्तों इसकी क्रिया करा देते हैं प्लस, और दोस्तों क्रिया किससे कराएंगे, O2 से, O2 से क्रिया करा देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों O2 क्या है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं क्या बना देगा दोस्तों ये। तो अब दोस्तों यहाँ पर तो ये एक फेरिक है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा वही चीज़ जो है वही आ जाएगी दोस्तों। तो क्या बनाएगा Fe, और दोस्तों उसके बाद में क्या कर जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, Fe2 और O3 इंटू XH2O। ये वाला दोस्तों पद है ये X है, और दोस्तों ये जो है ये H2O लिखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बन रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, ये जो इतना पार्ट है ये किसका है, ये दोस्तों इतना है जल का पार्ट है, ये जल है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन है और दोस्तों यहाँ पर क्या है, आयरन है। दोस्तों जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पर तो दोस्तों एक Fe था, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ पर 3 हो गए, और दोस्तों उसके साथ में क्रिया किसकी हुई है, जल की। दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोग कोई लोहे की धातु को कहीं पर रख देते हैं तो दोस्तों क्या है, उसमें ओस गिरती है। तो ओस में क्या होता है दोस्तों, छोटी छोटी जल की बूंदें होती हैं, क्या होता है उसमें जल वाष्प होता है। और दोस्तों उसमें क्या, जल की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं उनमें पानी की मात्रा होती है। तो दोस्तों जैसे वो लोहे पर पड़ती हैं कुछ समय बाद में क्या है, जंग में बदल जाती हैं, और लोहे में जंग लग जाती है और धीरे धीरे लोहे को समाप्त कर देती है। तो दोस्तों ये वहाँ पर इसी बात का दोस्तों संकेत है कि यहाँ पर जो जल है ये इसके साथ में मिला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर मिलने पर ये कौन सा बन जाएगा, तो दोस्तों ये बन जाएगा जल योजित। क्या बनेगा दोस्तों, ये जल योजित। दोस्तों जल योजित मतलब क्या है, यानी जल इसमें मिला हुआ है, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा दोस्तों, फेरिक, जल योजित फेरिक ऑक्साइड बना देगा। और दोस्तों इसी फेरिक ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, आम भाषा में दोस्तों हम लोग इसको जंग बोलते हैं। दोस्तों ये जंग लड़ने वाली जंग नहीं है, ये लोहे में लगने वाली जंग है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर हम लोग इन्हें संतुलित कर लेते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि क्या यह हमारी अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, यहाँ पर आयरन की 1 मात्रा है दोस्तों, यहाँ पर आयरन की 2 मात्रा है। तो दोस्तों इन्हें हम लोग बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो क्या लिखेंगे, Fe। दोस्तों जब यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 से गुणा करा दिया, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या है, दोस्तों यहाँ पर दिया गया है O2, तो यहाँ पर O2 रखेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया है O3, यानी दोस्तों हमें यहाँ पर O3 लाना है। तो दोस्तों 2 में हम कितने का गुणा कर दें कि वहाँ पर O3 आ जाए। फ्रेंड्स 2 में हम लोग कितने का गुणा करें कि वहाँ पर 2 में दोस्तों कितने का गुणा किया जाए कि वहाँ पर 3 आ जाए। तो दोस्तों आइए यहाँ पर समझ लेते हैं, इस छोटे से पार्ट में आप लोगों को समझा देते हैं थोड़ा मैथ की तरीके से। दोस्तों 2 में हमें गुणा करना है एक ऐसी संख्या का कि उस संख्या का दोस्तों गुणा करने पर हमें 3 प्राप्त हो जाता है। दोस्तों हम यहाँ पर अगर हम रख दें 3/2, कितना रख दें दोस्तों, 3/2। तो अब ये 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो दोस्तों यदि हम इसके साथ में गुणा किसका कर दें, 3/2 का, तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे 3/2। तो फ्रेंड्स 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। दोस्तों यहीं पर हमें मात्रा भी मिल रही है ऑक्सीजन की 3। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिख लेते हैं क्या आ जाएगा, Fe2O3 इंटू XH2O। तो ये दोस्तों जो है इस तरीके से हम लोग इस अभिक्रिया को बनाते हैं। और दोस्तों ये क्या है, संक्षारण अभिक्रिया दोस्तों कहलाती है। फिर से अब समझ लेते हैं, यहाँ पर Fe की 1 मात्रा थी दोस्तों, यहाँ पर 2 थे, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 3 है ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 हैं। तो दोस्तों अब और कहीं तो दिए नहीं गए हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जाएगा। दोस्तों ये जो है ये जल ये अलग से मिलाया गया है, ये इसके साथ ऐड नहीं किया जाएगा। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरी डेफिनेशन। फ्रेंड्स दूसरी जो इस चैप्टर की सबसे मुख्य डेफिनेशन है दोस्तों वो है, आइए यहाँ पर डाल लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स, वो है विकृत गंधिका। क्या है, विकृत गंधिका। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिका। विकृत गंधिता दोस्तों ये है विकृत गंधिका। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं इसमें दोस्तों किस तरीके का रिएक्शन होता है। तो दोस्तों क्या है, आइए पहले से समझ लेते हैं विकृत गंधिका दोस्तों है क्या। फ्रेंड्स क्या है कि भोजन में तेल तथा वसाओं के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, दोस्तों क्या है, भोजन में तेल होता है, हम लोग जानते हैं सब्जी बनाते हैं उसमें भी तेल का प्रयोग करते हैं। भोजन में तेल तथा वसाओं के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप अप्रिय गंध तथा अप्रिय स्वाद हो जाना। दोस्तों जब हम कभी कभी क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं और दोस्तों उसका जो स्वाद है या उसकी जो सुगंध है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब टाइप की हो जाती है, जो हम लोगों को अच्छी नहीं लगती है। तो दोस्तों जब इस तरह की कोई घटना हो जाती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है दोस्तों विकृत गंधिता कहलाती है। तो आइए फ्रेंड्स लिख लेते हैं
भोजन में तेल तथा वसाओं के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप अप्रिय गंध या अप्रिय स्वाद हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता कहलाता है। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है फ्रेंड्स। जैसे संक्षारण से बचाने के लिए वस्तुओं पर पेंट लगाते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? संक्षारण से बचाने के लिए वस्तुओं पर पेंट लगाते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग लोहे की बनी हुई चीज़ों पर, लोहे की बनी हुई रेलिंग पर पेंट क्यों करते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि लोहे पर हम लोग पेंट नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, जंग लग जाएगी। और दोस्तों जंग जो है वो धीरे धीरे क्या करती है, उस धातु को समाप्त कर देती है। तो दोस्तों इसी वजह से लोहे से बनी हुई वस्तुओं में क्या करते हैं, हम लोग पेंट का प्रयोग करते हैं। हर साल दोस्तों उसमें क्या है, समय समय पर पेंट लगाते रहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये दो परिभाषाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब आइए दोस्तों इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देख लेते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों। दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसमें किसी न किसी चीज का योग होता है दोस्तों। क्या है वह अभिक्रिया, दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात हो रही है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग, जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, दोस्तों क्या है, जिसमें ऑक्सीजन योग करता है, यानी ऑक्सीजन जो है वो जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन बाहर होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। निष्कासन होता है तो ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन तो योग करता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, और दोस्तों हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके की ये अभिक्रियाएं होती हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम दोस्तों ले लेते हैं कॉपर। क्या लेंगे, कॉपर। और दोस्तों कॉपर का सूत्र क्या होता है, Cu। और दोस्तों उसकी क्रिया किससे कराते हैं हम लोग, O2, यानी ऑक्सीजन से उसकी हम लोग क्रिया करा देते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं, ये क्या है दोस्तों, ये है कॉपर, और दोस्तों ये क्या है, ये है ऑक्सीजन। अब यहाँ पर दोस्तों क्रॉस डॉट लगा देते हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि जब कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करता है दोस्तों तो क्या बना देता है,
ये बना देता है Cu और O। दोस्तों क्या बना देता है, CuO बना देता है। और दोस्तों ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है कॉपर ऑक्साइड बन जाता है दोस्तों। क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड होता है दोस्तों। ये ऑक्सीजन दोस्तों वायु है, ये वायु से क्रिया करता है दोस्तों। और दोस्तों ये कॉपर का रंग क्या होता है, ये होता है लाल भूरे रंग का, यहाँ पर लिख देते हैं लाल भूरा इसका कलर होता है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये वायु है, वायु से अभिक्रिया होती है, वायु से। और दोस्तों ये जो यहाँ पर बनता है, ये बनता है कॉपर, कॉपर। और दोस्तों यहाँ पर सेकेंड लगा देते हैं, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बन जाता है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बना देता है दोस्तों। ये कैसे कलर का होता है, ये होता है काले कलर का, यानी काला बन जाता है इस तरीके से। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर की मात्रा क्या है, 1 है दोस्तों। ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, 2 है दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर की भी मात्रा 1 है और ऑक्सीजन की भी मात्रा 1 है दोस्तों। दोनों की मात्राएं समान है, तो आप फ्रेंड्स क्या करते हैं, दोनों को बराबर कर लेते हैं भाई। तो जब दोनों को दोस्तों बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो दोस्तों अब यदि हम यहाँ पर गुणा कर दें किसका, 2 से, यदि यहाँ पर हम लोग गुणा करा दें, तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए दोस्तों, मिल गया। लेकिन ऑक्सीजन बराबर करने के चक्कर में फ्रेंड्स क्या हुआ, कॉपर भी हम लोग 2 कर बैठे दोस्तों। जब यहाँ पर 2 कॉपर हो गए हैं और यहाँ पर कॉपर कितने हैं, 1 है, तो दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग 2 से गुणा करा देते हैं। तो अब ये अभिक्रिया हमारी कैसी हो गई, संतुलित अभिक्रिया हो गई, क्योंकि दोस्तों इसके पास भी 2 कॉपर है और इसके पास भी 2 कॉपर है दोस्तों। यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया जो हमने दी दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये कैसी है, ये एक संतुलित अभिक्रिया है। अब आइए दोस्तों इसका नेक्स्ट देख लेते हैं किस तरीके से रिएक्शन होगा इसका। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बना था, जो केवल ब्लैक पेन से है दोस्तों, वो बना था CuO दोस्तों। जब बिना दोस्तों संतुलित अभिक्रिया में जो यहाँ पर उत्पाद बनकर आया था, वो क्या था दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं CuO दोस्तों, ये बनकर आया था। और दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, इसे भी दोस्तों ऊपर लिख चुके हैं, क्या है ये, कॉपर सेकेंड हाइड्रोजन दोस्तों। ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है, काले कलर का होता है दोस्तों। अब इसकी क्रिया दोस्तों हम लोग किससे कराते हैं, तो फ्रेंड्स इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं हाइड्रोजन गैस से। किससे कराते हैं फ्रेंड्स, हाइड्रोजन गैस से इसकी हम लोग क्रिया कराते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या बना देता है अपने आप को, यहाँ पर दोस्तों ये फिर से टूट जाता है किसमें, कॉपर में। और प्लस दोस्तों यहाँ पर ये क्या बन जाता है, H2 है, तो H2 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या है, इसका एक उत्पाद मिलकर अभिकारक का दोस्तों एक पार्ट मिलकर इसके साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों Cu है, तो Cu बचा, O है दोस्तों, तो इसके साथ जोड़ देंगे तो H2 और ये O बन जाएगा। तो ये जल बना देगा अपने आप को, क्या बना देगा दोस्तों, जल यहाँ पर बन जाएगा। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से हुआ। तो दोस्तों ये जो है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है, क्या लिखेंगे, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड दोस्तों। ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, लिखेंगे हाइड्रोजन गैस है दोस्तों। इसका कलर कैसा है दोस्तों, ये काले कलर का था, लिख देते हैं काला कलर है दोस्तों। अब फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर दोस्तों फिर से ये कॉपर बन गया। तो दोस्तों जब फिर से कॉपर बन जाएगा तो इसका कलर कैसा था दोस्तों, कॉपर का कलर कैसा है, लाल भूरा, तो ये फिर से लाल भूरा हो जाएगा। तो लाल भूरा बन गया दोस्तों। ये क्या है फ्रेंड्स, ये जल है। और दोस्तों जल कैसा होता है, रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या यह हमारी अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया है या नहीं है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग Cu की मात्रा कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर Cu की मात्रा हम लोग देख रहे हैं 1 है, कॉपर 1 है दोस्तों, यहाँ पर भी कॉपर 1 है दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन 1 है दोस्तों, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 है दोस्तों, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बन जाती है। अब दोस्तों जब इसे हम लोग बनाते हैं, यानी एक यहाँ से क्या बता रहा था दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाता है। तो दोस्तों जब यहाँ पर हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो यहाँ पर दोस्तों क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब फ्रेंड्स 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हुए। इसका मतलब दोस्तों 2 हाइड्रोजन का क्या हुआ, निष्कासन हो गए, 2 हाइड्रोजन जो है इस अभिक्रिया से अलग हो गए। तो दोस्तों इस तरीके की जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। यदि इस तरह का कहीं पर आपको भी कोई भी इक्वेशन लिखा मिले जिसमें दोस्तों क्या है, हाइड्रोजन की मात्राएं दोस्तों दोनों संतुलित ना हो, बाद बाकी जो भी अभिकारक दिए गए हैं, अभिकारक और उत्पादों की संख्या बराबर में तो समान होनी चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन में समान नहीं होनी चाहिए, इधर ज्यादा होनी चाहिए और इधर कम होनी चाहिए। तो दोस्तों जब हाइड्रोजन की संख्या इस साइड ज्यादा होगी और इस साइड कम होगी तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, तो दोस्तों वह अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स केवल हमें यह पहचानना है कि हाइड्रोजन की मात्रा किस साइड दोस्तों कम है और किस साइड ज्यादा है। ये दोस्तों इधर बाईं साइड उसकी मात्रा ज्यादा होगी और दाईं साइड उसकी मात्रा कम होगी, तो वह अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बस हमें केवल हाइड्रोजन को देखना है, बाद बाकी सभी चीजों को हमें संतुलित रखना है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं इसके। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कुछ अभिक्रियाओं को किस तरीके से हम लोग समझेंगे।
तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से रासायनिक समीकरण दिए होंगे और उन्हें हम लोग दोस्तों लिखेंगे। तो दोस्तों जैसे दिया गया है यहाँ पर पहला दोस्तों दिया जाए पहला पॉइंट, तो आइए देख लेते हैं किस तरीके के दिए होंगे दोस्तों। जैसे लिखा होगा कहीं पर दोस्तों कि सिल्वर, दोस्तों जैसे लिखा होगा कहीं पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखेंगे दोस्तों, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ क्रिया कर रहा है दोस्तों, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या करता है, क्रॉस दैट बनाएंगे दोस्तों। क्या बना देता है, बना देता है दोस्तों यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना देता है। क्या बनाता है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस जल बनाता है। तो दोस्तों यदि इस तरह की कोई अभिक्रिया दी हो तो दोस्तों हम लोग उसे किस तरीके से प्रतीक चिन्ह में व्यक्त करेंगे। तो दोस्तों पहले क्या लिखा है, लिखा है यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिखा कैसे जाता है। तो दोस्तों कैल्शियम को हम लोग कैसे लिखते हैं, Ca से कैल्शियम को लिखते हैं, और दोस्तों जब हम लोग हाइड्रोक्साइड जोड़ते हैं तो क्या इसी को कर देते हैं, इसी को कर देते हैं OH का होल ट्वाइस। तो दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस दोस्तों ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और दोस्तों प्लस में अब कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड तो सब लोग जानते हो क्या होता है, CO2 होता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 बन जाता है। अब दोस्तों क्या कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो दोस्तों कैल्शियम के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, Ca रखते हैं, और दोस्तों कार्बोनेट के लिए क्या करते हैं, यानी C के साथ में यानी कार्बन के साथ में 3 ऑक्सीजन की मात्रा को जोड़ देते हैं, यानी CaCO3। तो दोस्तों ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस में दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है जल बनाता है यानी H2O। तो दोस्तों इस तरीके से ये बना देता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या यह हमारी अभिक्रिया जो है वह एक संतुलित अभिक्रिया है या नहीं है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं पहले। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कैल्शियम की एक मात्रा है, तो दोस्तों यहाँ पर भी कैल्शियम की एक ही मात्रा है। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं हाइड्रोजन 2 हैं, तो दोस्तों यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑक्सीजन दोस्तों कितना है, 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब दोस्तों बात आती है अब ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं ऑक्सीजन 3 है, और दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं ऑक्सीजन 2 है, और दोस्तों ये 2 है, 2 और 2 4 है दोस्तों। तो ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों यहाँ क्या है, इस तरीके से। तो दोस्तों ये जो अभिक्रिया है ये कैसी अभिक्रिया है, तो दोस्तों ये अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया नहीं है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, सभी के उत्पाद रख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर Ca यानी कैल्शियम की मात्रा कितनी है दोस्तों, 1 है। वहीं दोस्तों पूरे ऑक्सीजन जोड़ लेते हैं तो 2 का गुणा करेंगे, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो जाएंगे दोस्तों। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 4 है दोस्तों। वहीं पर देख लेते हैं हाइड्रोजन कितने हैं दोस्तों, तो हाइड्रोजन की मात्रा 2 है। वहीं दोस्तों कार्बन देख लेते हैं, कार्बन की मात्रा क्या है, 1 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरीके से मात्रा 1 आ जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं उत्पाद साइड में, तो दोस्तों क्या है, कैल्शियम की मात्रा कितनी है, 1 है। वहीं दोस्तों कार्बन की मात्रा देख लेते हैं, कार्बन की मात्रा भी 1 है। वही दोस्तों ऑक्सीजन देख लेते हैं, 3 ये है और 1 ये है दोस्तों। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। दोस्तों हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, तो दोस्तों हाइड्रोजन की मात्रा 2 है। दोस्तों देख लेते हैं अभिक्रिया संतुलित है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अभिक्रिया कैसी है, संतुलित है भाई। सभी उत्पाद और सभी अभिकारकों की दोस्तों जो द्रव्यमान संख्या है वो बराबर मिल रही है। तो दोस्तों अभिक्रिया कैसी है, संतुलित है। दोस्तों पहले गणना करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इस वजह से हमें लगा था कि अभिक्रिया जो है वो संतुलित नहीं है, लेकिन दोस्तों जो इक्वेशन दिया गया है वो पूरी तरीके से संतुलित है। तो दोस्तों लिख देंगे यह अभिक्रिया कैसी है, संतुलित अभिक्रिया है। तो लिख देंगे दोस्तों संतुलित अभिक्रिया। दोस्तों कैसी अभिक्रिया है ये, संतुलित अभिक्रिया है। अब आइए दोस्तों इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन देखते हैं, दूसरी अभिक्रिया देख लेते हैं कि वो संतुलित है या नहीं है। तो फ्रेंड्स उसे देख लेते हैं किस तरीके से दोस्तों। जैसे कहीं पर लिखा हो जिंक, क्या लिखा दोस्तों, ये जिंक दिया गया है प्लस, और जिंक की किसके साथ में क्रिया हो रही दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया हो रही दोस्तों। और क्रॉस दैट बन क्या रहा है फ्रेंड्स, बन रहा है जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट बन रहा है और प्लस में सिल्वर बन रहा है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से अभिक्रिया होगी। तो दोस्तों जिंक को हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्तों, जिंक को लिखते हैं Zn से। तो कैसे लिखेंगे, Zn, जिंक हो गया। अब दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट है, तो दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट को क्या लिखेंगे, सिल्वर के लिए Ag और दोस्तों नाइट्रेट के लिए NO3, ये फार्मूला होता है। क्रॉस दैट। अब दोस्तों क्या कह रहा है, जिंक नाइट्रेट बनाता है। तो दोस्तों आप लोगों को बताया था हमने क्या,
विस्थापन अभिक्रिया में ये ज़्यादा दोस्तों पावरफुल होता है तो इसे विस्थापित कर देता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आ जाएगा Zn, और दोस्तों क्या बन जाएगा NO3। तो दोस्तों ये बना देगा यानी Zn और दोस्तों NO3 बना देगा इस तरीके से। और दोस्तों प्लस में क्या कह रहा है कि प्लस में क्या बच रहा है दोस्तों, प्लस में बच रहा है सिल्वर दोस्तों क्या होता है यानी कि Ag। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं कि अभिक्रिया क्या संतुलित अभिक्रिया है या नहीं है। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर Zn क्या है, एक है, यहाँ पर भी दोस्तों Zn एक है, Ag एक है दोस्तों, Ag भी एक है, NO3 बराबर है दोस्तों। तो ये अभिक्रिया कैसी है, संतुलित अभिक्रिया है। लेकिन दोस्तों जब नाइट्रेट बनाता है तो इसे किस तरीके से हम लोग बराबर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों जब बनाएगा ये उत्पाद तो किस तरीके का होगा यानी NO3, और इसका दोस्तों क्या करते हैं होल ट्वाइस कर देते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों अब देख लेते हैं किसकी कितनी मात्रा हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे Zn के लिए देखेंगे। तो दोस्तों Zn तो यहाँ पर भी एक है दोस्तों, बराबर है, Zn यहाँ पर भी एक है और इस साइड भी दोस्तों Zn एक है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं Ag कितना है। तो फ्रेंड्स Ag 2 है, यानी सिल्वर कितना है 2 है, नाइट्रोजन कितना है दोस्तों 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है। तो दोस्तों इस साइड तो ये सारे उत्पाद बराबर आ गए हैं फ्रेंड्स। अब आइए इस तरीके से देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 2 आगे रखा है, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई दोस्तों, 2 से गुणा करेंगे 2 2 N कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे फ्रेंड्स, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2 3 6 बन जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे। अब आइए इस साइड देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है Zn की मात्रा तो 1 है फ्रेंड्स, N दोस्तों देख लेते हैं 2 से गुणा करेंगे N कितना हो जाएगा नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। वहीं दोस्तों ऑक्सीजन देख लेते हैं तो ऑक्सीजन 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। और दोस्तों Ag देख लेते हैं तो Ag यहाँ पर 1 है फ्रेंड्स, यहाँ पर Ag 1 है, यहाँ पर Ag 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से अभिक्रिया कैसी हो जाएगी संतुलित अभिक्रिया बन जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग संतुलित अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका नेक्स्ट किस तरीके से, इस तरीके से दोस्तों जो दिए होंगे तो हमें किस तरीके से उनकी अभिक्रियाओं के रूप में लिखना है दोस्तों, ये समझना है दोस्तों। दोस्तों जैसे कोई अभिक्रिया दी गई है कि क्या करता है दोस्तों, किस तरीके से बनाता है मिलने के बाद में। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों क्या है दानेदार जिंक से अभिक्रिया करता है। क्या लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे दोस्तों, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक से क्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों क्या करता है दानेदार जिंक से क्रिया करता है। तो क्या बनाता है, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जब दानेदार जिंक से क्रिया करेगा तो क्या उत्पाद बनाएगा दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों। तो जिंक दोस्तों क्या होता है, जिंक का क्या होता है, जिंक मीन्स दोस्तों होता है जस्ता, इसे Zn से लिखते हैं तो Zn प्लस। और दोस्तों तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए क्या करते हैं, तो दोस्तों जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो होता है H2 दोस्तों, क्या होता है H2SO4। तो क्या लिखेंगे दोस्तों H2SO4। अब दोस्तों ये यहाँ से क्रिया कर रहा है तो दोस्तों अब किस तरीके से क्रिया करेगा और यहाँ पर क्या ये उत्पाद बनाएगा। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता चुके हैं ये क्या होता है बहुत ताकतवर होता है, और दोस्तों सामने वाली से क्या करता है उसका एक SO4 हटा देता है, उसे छुड़ा देता है, यानी इसमें विस्थापन प्रक्रिया लग जाएगी दोस्तों। तो क्या बना देगा ये, यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा Zn, और दोस्तों ये क्या यहाँ से ले आएगा SO4 अपने साथ ले आएगा, और इसके पास क्या बचेगा, इसके पास केवल H2 बचेगा। दोस्तों आप लोगों को शायद फार्मूला याद हो दोस्तों, क्या है ये A है, और दोस्तों ये क्या है B है, और इसी के साथ में ये क्या है C है। तो दोस्तों जब ये क्रॉस दैट होता है तो क्या कर लेता है दोस्तों, ये A जो है ये C को अपने साथ में मिला लेता है और प्लस B को अकेला छोड़ देता है। तो दोस्तों इस तरीके की अभिक्रिया को हम लोग सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से ये अभिक्रियाएं सॉल्व की जाती हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं, ये दोस्तों सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाए, दोस्तों क्या है सोडियम ऑक्साइड को यदि जल में घोला जाए तो दोस्तों क्या लिखेंगे, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाए तो दोस्तों क्या होगा, यदि सोडियम ऑक्साइड को हम किस में करें जल में हम लोग यदि घोल दें तो उससे क्या होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं भाई सोडियम ऑक्साइड होता क्या है दोस्तों दरअसल। तो सोडियम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं Na, दोस्तों ये सोडियम ऑक्साइड होता है, और इसी के साथ में क्या करेंगे 2O जोड़ देंगे तो ऑक्साइड बन जाएगा। प्लस अब दोस्तों किसके साथ क्रिया करते हैं जल के साथ, यानी H2O, तो जल के साथ हमने क्रिया करा दी। तो दोस्तों अब बना क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों बनकर आ गया NaOH बन गया दोस्तों, ये बन गया फ्रेंड्स। ये क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों, ये क्षार बन जाता है, सोडियम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर कि सभी के मान बराबर हैं या नहीं है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पर
सोडियम कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 और 1 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर दोस्तों सोडियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 1 है दोस्तों। ऑक्सीजन भी 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है। तो फ्रेंड्स 2 करने हैं तो क्या करेंगे, 2 आगे गुणा कर देंगे दोस्तों, और ये अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, संतुलित अभिक्रिया हो जाएगी। समीकरण संतुलित हो जाएगा, संतुलित समीकरण बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये समीकरण हम लोग संतुलित कर लेते हैं। बिल्कुल ईजी स्टेप में लगाते हैं दोस्तों, इतने ज़्यादा कठिन नहीं है जितने कि हम लोग समझ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप में दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो हम लोगों को इस तरीके से सॉल्व करने होते हैं दोस्तों। एग्जाम में कई बार इस तरह की भी भाषा लिखी आ जाती है और दोस्तों कई बार इस तरह के भी समीकरण दे देता है और पूछ देता है कि उन्हें क्रॉस दैट करके आगे की चीज़ें हमें लिखनी है, यानी 2 अभिकारक मिला देता है और कह देता है कि आगे के आए हुए उत्पादों को लिखिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग किस तरीके से इन सभी को लिखते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं और दोस्तों ऐसा भी लिखा होता है जैसे दे दिया जाए कि लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। क्या दोस्तों दिया जाएगा, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या है, ऊष्मा वाली अपक्रिया है दोस्तों, यानी ऊष्मा के द्वारा अपक्रिया है, यानी वियोजन अपक्रिया होती है दोस्तों। तो ऊष्मा के द्वारा वियोजन अपक्रिया होती है, 3 तरीके से होती है दोस्तों, ऊष्मा के द्वारा, विद्युत के द्वारा और प्रकाश के द्वारा। दोस्तों आप लोगों को पढ़ाया था हमने कि एक संयोजन अपक्रिया होती है, दूसरी वियोजन अपक्रिया होती है। वियोजन अपक्रिया को 3 तरीके से अलग करते हैं। पहला ऊष्मा यानी उसे हीट देते हैं, दूसरा उसे सूर्य के प्रकाश में रखते हैं और तीसरा उसे दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट देते हैं। तो इस तरीके से किसी एक अभिकारक को इलेक्ट्रिक शॉर्ट से या ऊष्मा देकर या सूर्य के प्रकाश में रखकर उसे 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बांट देते हैं। ऐसी अपक्रिया कहलाती है वियोजन अपक्रिया। यहां पर दोस्तों क्या कह रहा है, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, मतलब उसे हीट देते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं। तो दोस्तों वो कितने भागों में टूटती है ये हम लोगों को देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे हम लोग लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट दोस्तों किस तरीके का होता है तो उसे लिख लेते हैं दोस्तों। क्या होता है, लेड के लिए दोस्तों क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस, इस तरीके से। अब दोस्तों इसे ऐसे गर्म कर देते हैं। तो दोस्तों गर्म करने का यहाँ पर एक इस तरीके से डेल्टा का चिन्ह बना देते हैं। इसका मतलब होता है इसे ऊष्मा दी गई है, इसे गर्म किया गया है। तो दोस्तों ये कितने भागों में टूटता है तो दोस्तों ये क्या करता है, 2 भागों में टूट जाता है। यहाँ पर क्या बना देता है दोस्तों, यहाँ पर बना देता है PbO, यानी यहाँ पर दोस्तों बना देता है लेड ऑक्साइड। क्या बना देता है, लेड ऑक्साइड। और दोस्तों यहाँ पर क्या बनाता है, प्लस में NO2। क्या बनाता है दोस्तों, NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देता है दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों अंत में क्या बनाता है, O2 यानी ऑक्सीजन बन जाती है दोस्तों। आप देख लेते हैं क्या यह अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया है या नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले इनके नाम रख लेते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये है लेड नाइट्रेट। तो यहाँ लिख लेते हैं लेड नाइट्रेट है, ये लेड नाइट्रेट। दोस्तों यहाँ पर ये क्या बना दिया है, इसने बना दिया है लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड है दोस्तों ये। दोस्तों लेड का मतलब होता है शीशा, जो आप लोग सुबह सुबह उठकर एकदम से शीशा में अच्छे से मांग काढ़ कर आते हो ना, ये वही लेड है। PB शीशा के लिए प्रयोग होता है लेड। शीशे के पीछे दोस्तों जो पॉलिश लगी होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। PB और Z जिंक सल्फाइड का दोस्तों लगा होता है, उसमें पीछे जो लेप होता है शीशे में, जो उसे एक अपारदर्शी माध्यम बनाता है, उसमें ये प्रयोग होता है दोस्तों लेड। तो लेड ऑक्साइड हो गया दोस्तों। ये क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। लिखेंगे फ्रेंड्स नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड है दोस्तों। ये क्या है, ऑक्सीजन है। ये क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन है। अब देख लेते हैं क्या यह अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो दोस्तों देख लेते हैं, PB की मात्रा 1 है, PB की मात्रा 1 है दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं N दोस्तों 2 का गुणा करेंगे तो N की मात्रा 2 है दोस्तों, यहाँ पर N की मात्रा 1 है। बस यही बराबर नहीं मिल रहा है तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा भाई, बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे बराबर करेंगे दोस्तों, उसके बाद में O देख लेते हैं दोस्तों। O कितने हैं तो यहाँ पर दोस्तों 3 ये हैं, 2 गुणा होगा 3 दूनी 6 हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं O कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं दोस्तों, 2 2 4 और 1 5। तो यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 5 है। तो दोस्तों सबसे पहले बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा करा देते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पर भी कितने हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, 2 2 4 और 2 6। तो दोस्तों ऑक्सीजन तो दोस्तों हम लोगों ने बराबर कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन बराबर करने के चक्कर में दोस्तों क्या है, PB 2 हो गया, यानी लेड 2 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर लेड 1 है, तो अब यहाँ पर भी 2 बनाएंगे तो यहाँ पर भी लेड 2 हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर लेड बराबर करने के चक्कर में क्या हुआ, पूरा दोस्तों समीकरण ही बर्बाद हो गया, पूरे समीकरण के मान बदल गए। कैसे बदल गए दोस्तों, N 1 था, अब दोस्तों N हो गए 2, यहाँ पर है N 1, तो दोस्तों इसे भी 2 बनाएंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हमने N को 2 बना दिया तो दोस्तों ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पर 4 हो गए। तो फिर से सारी चीज़ें बिगड़ गई।
फिर से दोस्तों सारी चीज़ें क्या हुई, बिगड़ गई, डैमेज हो गई। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, आप सभी अलग अलग करके देख लेते हैं कौन किसकी कितनी मात्रा है और क्या यह हमारा समीकरण एक संतुलित समीकरण बना है या अभी नहीं बना है। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसे हम लोग संतुलित करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों जब देखेंगे यहाँ पर पीवी कितना है दोस्तों, 2 है, तो पीवी दोस्तों यहाँ पर भी 2 हो गया। लिखेंगे दोस्तों पीवी बराबर 2, लेट 2 हो गया दोस्तों। एन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एन दोस्तों यहाँ पर क्या है, एन 2 यहाँ पर गुणा होगा तो 2 और 2 4 हो गए दोस्तों, यहाँ पर एन 4 हो गए, लेकिन यहाँ पर एन देख रहे हैं 2 है दोस्तों, तो अब यहाँ पर भी एन 4 करेंगे, यानी 2 कैंसिल करके यहाँ पर कितने हम लोग भरेंगे, यहाँ 4 ही लिखेंगे। तो दोस्तों अब एन की मात्रा बराबर हो जाएगी दोनों में, तो यहाँ पर दोस्तों एन लिख लेते हैं, एन कितने हैं, तो दोस्तों यहाँ नाइट्रोजन 4 है, यहाँ पर भी दोस्तों नाइट्रोजन कितने हैं, 4 हैं। अब दोस्तों ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 3 दूनी दोस्तों यहाँ पर गुणा करेंगे, यानी 2 यहाँ पर गुणा हो जाए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन दोस्तों कितने हो गए, 12 हो गए। अब यहाँ पर लिख लेते हैं ऑक्सीजन कितने हो गए दोस्तों, 12। अब इस साइड देख लेते हैं फ्रेंड्स पीबी कितने हैं, तो दोस्तों पीबी कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन दोस्तों देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन पहले लिख लेते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन कितने हैं, 4 है। अब दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा जब हम लोग लिखेंगे तो कितना आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं ऑक्सीजन 2 हो गए, और दोस्तों यहाँ पर 2 है तो 4 दूनी 8, 8 2 10 और 10 और 2 12, यानी ऑक्सीजन भी बराबर हो गया, ऑक्सीजन भी कितने हैं, 12 है। तो दोस्तों इस तरीके से अब ये अभिक्रिया कैसी हुई है, अब ये एक संतुलित अभिक्रिया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, समीकरणों को संतुलित करते हैं। अब आइए दोस्तों पिछले वीडियो में जो कुछ क्वेश्चन कई बच्चों को नहीं आए थे दोस्तों, तो उन बच्चों को दोबारा से वो रिवीजन करा देते हैं, कुछ क्वेश्चन उनके छूट गए थे जो वो लोग संतुलित नहीं कर पाए थे। तो आइए उन समीकरणों को हम लोग संतुलित करके एक बार देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, ये होमवर्क में दिया गया था। तो दोस्तों ये होमवर्क का कार्य है जो कई बच्चों को आया नहीं है। तो पहला इक्वेशन देख लेते हैं, पहली क्वेरीज क्या आई है, कई बच्चों को ये समझ में नहीं आया दोस्तों, वो लोग सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो आइए उन्हें हम लोग संतुलित करके बताते हैं कि ये समीकरण किस तरीके से हम लोग संतुलित करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग सवाल को संतुलित करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं इक्वेशन दिया क्या गया है फ्रेंड्स। तो दोस्तों इक्वेशन दिया गया है MgCl2 प्लस AgNO3 प्लस AgNO3 क्रॉस दैट MgNO3 प्लस AgCl। तो दोस्तों ये दिया गया है समीकरण, और इस समीकरण को हमें क्या करना है भाई, संतुलित करना है। तो आइए सबसे पहले दोनों साइड के पूरे अभिकारक और उत्पादों के द्रव्यमान संख्या लिख लेते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं Mg क्या है, मैग्नीशियम क्या है दोस्तों, तो मैग्नीशियम की मात्रा 1 है दोस्तों। Cl2 देख लेते हैं, Cl2 यानी क्लोरीन की मात्रा कितनी है दोस्तों, 2 है। यहाँ फ्रेंड्स देख लेते हैं Ag यानी सिल्वर की मात्रा कितनी है, 1 है। वहीं दोस्तों देख लेते हैं नाइट्रोजन कितना है, 1 है। और वहीं दोस्तों ऑक्सीजन देख लेते हैं कितने हैं, 3 है। इस साइड आ जाते हैं फ्रेंड्स, Mg मैग्नीशियम की मात्रा कितनी है, 1 है दोस्तों। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों कितनी है, 3 है। सिल्वर की मात्रा दोस्तों कितनी है, 1 है। और क्लोरीन की मात्रा कितनी है, 1 है। दोस्तों बस क्या दिक्कत कर रहा है, क्लोरीन दिक्कत कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन 2 है और यहाँ पर दोस्तों क्लोरीन 1 है। तो केवल हमें क्लोरीन को बराबर करना है, और जैसे ही हम लोग क्लोरीन को बराबर कर लेंगे हमारी अभिक्रिया एक संतुलित अभिक्रिया बन जाएगी, बाद बाकी सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी फ्रेंड्स। तो आइए इसे बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, Ag यहाँ पर दोस्तों क्या है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्लोरीन है दोस्तों, तो इसके आगे क्या करेंगे, यदि हम लोगों ने 2 लगा लिया, इसके आगे क्या करेंगे दोस्तों, यदि इसके आगे हम लोग 2 लगा लेंगे, तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, अब Ag भी 2 हो गया दोस्तों और क्लोरीन भी 2 हो गया। अब दोस्तों जब ये 2 2 बन जाएंगे तो अब दोस्तों क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये वाला डैमेज हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर Ag की मात्रा 1 थी, यहाँ पर भी Ag की मात्रा 1 थी दोस्तों। अब यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे तो यहाँ पर इसके आगे 2 जोड़ देंगे दोस्तों। तो अब आइए देख लेते हैं ये किस तरीके से संतुलित करेंगे दोस्तों। दोस्तों देखेंगे Mg की मात्रा कितनी है, 1 है। अब दोस्तों Cl2 की मात्रा इधर कितनी है, 1 है दोस्तों। वहीं Ag की मात्रा कितनी है, 2 है दोस्तों। नाइट्रोजन देख लेते हैं, नाइट्रोजन भी 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन दोस्तों 6 बन जाएगा यहाँ पर। अब फ्रेंड्स जब यहाँ पर ये चीज़ें बदलेंगी तो यहाँ पर देख लेते हैं Mg की मात्रा कितनी है, 1 है दोस्तों, 1 बन जाएगी दोस्तों। और नाइट्रोजन फ्रेंड्स यहाँ पर कितना है, तो दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन जो है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन तो 1 है, नाइट्रोजन 1 है दोस्तों। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 बन जाएगा। ऑक्सीजन दोस्तों यहाँ पर कितना है, 3 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कितना होगा, वही बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को बराबर कर लिए हैं, तो ये वाली चीज़ें दोस्तों डिस्टर्ब हो गई हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इन्हें किस तरीके से हम लोग बराबर करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से ये समीकरण संतुलित होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब 2 से गुणा करा देते हैं तो अब Ag की मात्रा फ्रेंड्स कितनी बन जाएगी, तो दोस्तों नई Ag की मात्रा बनेगी, तो दोस्तों वो हो जाएंगे 2 दोस्तों। नाइट्रोजन कितने बन जाएंगे, नाइट्रोजन 1 था दोस्तों, 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन दोस्तों कितने हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन दोस्तों कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों कितनी हो गई, नाइट्रोजन 2 हो गए दोस्तों, तो ऑक्सीजन यहाँ पर बन जाएगा
2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा दोस्तों, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 6 बन जाएगा इस तरीके से। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ऑक्सीजन की यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 2 का गुणा करने से ये सारी चीज़ें चेंज हो गई दोस्तों। तो अब आइए देख लेते हैं किस तरीके से ये चीज़ें बदलेंगी दोस्तों जब यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे। तो फिर से देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर Mg की मात्रा 1 है, Cl2 की मात्रा 2 है दोस्तों, यहाँ पर Ag की मात्रा दोस्तों देख लेते हैं 2 हो गई दोस्तों, नाइट्रोजन की मात्रा भी 2 हो गई और ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए। तो दोस्तों ये वाली चीज़ें कट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों Mg की मात्रा 1 है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है 1 है और दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है 2 है। तो दोस्तों जब हम लोग इसे बराबर करने का प्रयास करेंगे, नाइट्रोजन को बराबर करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर Mg डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि 2 का यहाँ पर गुणा होगा, तो दोस्तों यहाँ पर Mg डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब Mg बराबर करेंगे दोस्तों तो Cl2 में 2 का गुणा होगा तो Cl2 4 हो जाएंगे। तो दोस्तों जब क्लोरीन 4 हो जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम लोग 2 से गुणा किए हैं। तो दोस्तों जब यहाँ पर बराबर करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों फिर से क्या है Ag यानी जो सिल्वर है, सिल्वर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये अभिक्रिया क्या है, यह अभिक्रिया थोड़ा कन्फ्यूजन में है और यहाँ पर कहीं पर दोस्तों कोई उत्पाद जो है वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो दोस्तों यह कैसी है, कन्फ्यूजन वाली अभिक्रिया है और इसे दोस्तों क्या है थोड़ा बाद में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर मिस्टेक हुई है दोस्तों इस अभिक्रिया के लिए। अब आइए दोस्तों दूसरा देख लेते हैं, जो दूसरा इक्वेशन दिया गया था उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो दूसरा इक्वेशन क्या था फ्रेंड्स, दूसरा था CaOH का होल ट्वाइस दोस्तों ये था, प्लस CO2 और क्रॉस दैट CaCO3 प्लस H2 दोस्तों ये दिया गया था। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या यह अभिक्रिया एक संतुलित अभिक्रिया है या नहीं है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, कैल्शियम कितने हैं 1 है दोस्तों, 2 का अंदर गुणा हो जाएगा तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे दोस्तों 2 ये हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे यानी ऑक्सीजन की मात्रा 4 हो जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन देख लेते हैं तो हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे दोस्तों, कार्बन देख लेते हैं तो कार्बन की मात्रा 1 हो जाएगी। इस साइड आ जाते हैं दोस्तों, कैल्शियम देख लेते हैं तो कैल्शियम की मात्रा भी 1 है, कार्बन की भी मात्रा 1 है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है दोस्तों, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों कितना है 4 है ऑक्सीजन। तो दोस्तों यहाँ पर 3 दिया गया है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो दोस्तों इसे बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन दोस्तों यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर एक O बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, O यहाँ पर एक बढ़ाएंगे। तो अब क्रिया क्या हो जाएगी, 3 ऑक्सीजन ये है, 1 ऑक्सीजन ये बन जाएगा यानी ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे यानी 4 हो जाएंगे दोस्तों ऑक्सीजन। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं हाइड्रोजन की मात्रा मिला लेते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन की मात्रा क्या है 2 है। तो दोस्तों इस तरीके से अब अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, यह एक संतुलित अभिक्रिया बन जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, O जो है वो मिस्टेक गलती से छूट गया होगा, इस वजह से अभिक्रिया असंतुलित लग रही थी दोस्तों। अब यह अभिक्रिया कैसी हो गई है, एक संतुलित अभिक्रिया बन गई है। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया गया था होमवर्क में और बच्चे नहीं कर पाए थे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं उसे किस तरीके से हम लोग संतुलित करेंगे। तो दोस्तों दिया गया है Cu2, तीसरा इक्वेशन दोस्तों क्या है Cu2S प्लस O2 क्रॉस दैट Cu2O प्लस SO2 दोस्तों ये दिया गया है, ये अभिक्रिया दी गई है और दोस्तों हमें इसे क्या करना है भाई, संतुलित करना है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या है, कॉपर देखेंगे, कॉपर के कितने हैं 2 है, सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है। यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कॉपर कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं दोस्तों 1 ये है और 2 ये हैं यानी 3 है। और दोस्तों सल्फर कितना है, तो सल्फर तो 1 है, सल्फर सल्फर बराबर दोस्तों, बस ऑक्सीजन जो है वो बराबर नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों हम लोगों को ऑक्सीजन जो है वो बराबर करना होगा भाई। तो ऑक्सीजन बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों ऑक्सीजन बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब सल्फर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और दोस्तों ऑक्सीजन कितना बन जाएगा 2 2 4 4 और 1 5 हो जाएगा दोस्तों। अब ऑक्सीजन यहाँ पर बन गया 5, इधर गुणा करने पर दोस्तों ऑक्सीजन कितना आ गया 5 आ गया। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देते हैं फ्रेंड्स। तो जब यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो अब कितना बन जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों जब यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो नई संख्या कॉपर की कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4 यानी नई संख्या कॉपर की बन जाएगी 4। और दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों ऑक्सीजन 2 यहाँ पर हो गया और दोस्तों यहाँ पर क्या है 2 दूनी 4 यहाँ पर है दोस्तों, क्या है दोस्तों 2 दूनी 4 4 और 2 6 यानी टोटल ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्तों 6 आ जाएगी। टोटल ऑक्सीजन दोस्तों कितने आ गए 6 आ गए टोटल ऑक्सीजन। और दोस्तों सल्फर देख लेते हैं, सल्फर 2 हो गए, तो सल्फर की मात्रा दोस्तों कितनी हो गई 2 हो गई। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इस साइड दोस्तों हम लोग बराबर करते हैं, क्या बराबर नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 3 से गुणा कर देते हैं तो क्या बन जाएगा 3 दूनी 6। तो दोस्तों ऑक्सीजन बराबर हो गए यानी इसके पास भी ऑक्सीजन में 6 है और दोस्तों इसके पास भी ऑक्सीजन में कितने हैं 6 हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है, ऑक्सीजन को तो बराबर कर लिया है। अब दोस्तों हमें क्या है, सल्फर को और कॉपर को बराबर करना है। तो दोस्तों सल्फर के पास कितने हैं 2 हैं, यहाँ सल्फर के पास कितना है 1 है, तो दोस्तों आगे 2 लगा देंगे।
तो दोस्तों जैसे ही 2 लगाएंगे तो कॉपर में 2 है तो 2 दूनी 4, कॉपर 4 से मिल जाएगा और 2 एकम 2, सल्फर भी 2 से मिल जाएगा, यानी नई कॉपर की संख्या कितनी हो जाएगी 4 और नए सल्फर की संख्या कितनी हो जाएगी 2। तो दोस्तों इस तरीके से अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, संतुलित अभिक्रिया हो जाएगी, यह समीकरण संतुलित हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से समीकरणों को हम लोग संतुलित करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। दोस्तों चौथा क्वेश्चन क्या था, तो फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन था MnO2 प्लस HCl। दोस्तों ये दिया गया था, इसे हम लोगों को संतुलित करना है, तो क्या रखना है MnCl2 दोस्तों, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ये दोस्तों अभिक्रिया है इस तरीके से। तो अब आइए दोस्तों इस अभिक्रिया को हम लोग संतुलित करते हैं कि इस अभिक्रिया को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर Mn कितना है, तो दोस्तों Mn क्या है 1 है। ऑक्सीजन दोस्तों देख लेते हैं कितने हैं 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं दोस्तों 1 है। क्लोरीन कितना है फ्रेंड्स 1 है। इस साइड आ जाते हैं दोस्तों, Mn कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, और दोस्तों क्लोरीन 2 ये है और 2 ये है, यानी क्लोरीन की कुल संख्या दोस्तों है 4, यानी 2 और 2 4 है दोस्तों। और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और दोस्तों ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। तो दोस्तों हमें ये सब चीज़ें क्या करनी है, बराबर करनी है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इन्हें हम लोग किस तरीके से बराबर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को 4 करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे हाइड्रोजन को दोस्तों, यहाँ पर तो HCl जो है उसे दोस्तों क्या है क्लोरीन इसके साथ में जुड़ा है, और दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन कितना है 2 और 2 4 है। तो दोस्तों क्लोरीन को हम लोग को क्या करना है 4 बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, क्लोरीन में से 4 का गुणा कर दिया, तो दोस्तों हाइड्रोजन भी 4 हो गए और क्लोरीन भी 4 हो गए। तो दोस्तों अब नई हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ गई है, तो दोस्तों हाइड्रोजन फिर से बनकर 4 हो गया है और दोस्तों क्लोरीन फिर से बनकर 4 हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये करने से इतनी चीज़ें तो परिवर्तित हो गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है कि फ्रेंड्स क्लोरीन तो मिल रहा है 2 और 2 4 मिल रहा है। अब फ्रेंड्स हाइड्रोजन हमें बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पर तो हाइड्रोजन 4 है दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो इसके साथ में क्या करते हैं 2 से गुणा करा देते हैं फ्रेंड्स। तो अब जैसे ही 2 से हमने गुणा कराया दोस्तों, तो हाइड्रोजन तो 4 हो गए, हाइड्रोजन की नई संख्या 4 हो गई, और दोस्तों लेकिन ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई बढ़कर 1 से 2 हो गई, और दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन कितना था 2 था। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अभिक्रिया कैसी हो गई, संतुलित हो गई। अब इसके जो नए उत्पाद बनकर आए हैं उनकी दोनों की संख्या जो दोनों साइड है वो बराबर है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या करते हैं, समीकरणों को हम लोग संतुलित करते हैं। अब आइए दोस्तों एक और इक्वेशन देख लेते हैं जो दिया गया था, आप लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों देख लेते हैं पांचवा इक्वेशन। दोस्तों क्या है दिया गया है Al एल्यूमिनियम प्लस HCl। तो दोस्तों Al की जब क्रिया कराते हैं किससे, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं दोस्तों, तो क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में बनता है दोस्तों AlCl3। क्या बनता है दोस्तों AlCl3, और दोस्तों क्या बनता है प्लस H2, तो प्लस H2। तो दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है एल्यूमिनियम कितना आया 1 है, हाइड्रोजन क्या है 1 है, क्लोरीन क्या है 1 है। दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं, एल्यूमिनियम क्या है 1 है, क्लोरीन क्या है 3 है, और हाइड्रोजन क्या है 2 है। बस दोस्तों यही तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, इस साइड कुछ है इस साइड कुछ है, बैलेंसिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या करना है, इस इक्वेशन का हमको बैलेंसिंग करनी है। तो दोस्तों बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बैलेंसिंग किस तरीके से होती है। तो दोस्तों बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई कौन सी चीज़ें बराबर नहीं है, तो दोस्तों Cl बराबर नहीं है, यहाँ पर क्लोरीन 3 है और दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन केवल 1 है। तो अब इसे 3 बनाने के लिए दोस्तों क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, इसमें क्या है 2 गुने से गुणा करेंगे दोस्तों, क्लोरीन को 3 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 गुने से गुणा करेंगे। यानी दोस्तों इसका मतलब जब यहाँ पर 3 है दोस्तों, तो जब इसमें 2 गुने का गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा कराएंगे किसका 6 का। तो दोस्तों कितने गुणा करा दिया 6 का। अब दोस्तों देख लेते हैं कि नए हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है 6 है, और क्लोरीन की मात्रा दोस्तों कितनी है 6 है। तो नए दोस्तों की मात्रा कितनी आ गई 6 आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर तो क्लोरीन 3 था, तो यहाँ पर आगे 2 लगा देते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्लोरीन कितना बन गया 6 बन गया, और दोस्तों हाइड्रोजन कितना है 2 है। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन को भी हमें 6 करना है, तो क्या करेंगे आगे 3 लगा देंगे। तो दोस्तों नए हाइड्रोजन की मात्रा कितनी हो गई 3 दूनी 6। तो फ्रेंड्स हमने क्या क्या बराबर कर लिया है भाई, हमने हाइड्रोजन बराबर कर लिया और क्लोरीन को बराबर कर लिया है। अब दोस्तों केवल बचता है Al। तो दोस्तों यहाँ पर Al क्या है एल्यूमिनियम, यहाँ पर अब नया क्या हो गया है 2 हो गया है, और दोस्तों यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या था 1 था। तो दोस्तों यहाँ पर एल्यूमिनियम को 2 कर देंगे तो यहाँ 2 भर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अब ये समीकरण कैसा हो गया, अब ये एक अभिक्रिया एक संतुलित अभिक्रिया बन गई। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं समीकरणों को बैलेंस करते हैं, उन्हें संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को शायद समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों जो ये पहला क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहीं पर कुछ मिस्टेक हुई है तभी ये समीकरण जो है वो संतुलित नहीं हो रहा है।
क्योंकि दोस्तों यदि हम लोग एक अभिकारक और एक उत्पाद को संतुलित करते हैं तो उसके चक्कर में दूसरा वाला बिगड़ जाता है। तो दोस्तों ये जो अभिक्रिया है, ये जो समीकरण है, थोड़ा ये समीकरण चैलेंजिंग है, इसे देखेंगे, उसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करके बताएंगे कि इसमें किस तरीके से चीज़ें सही होंगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में दोस्तों, नए चैप्टर के साथ में, क्योंकि इसी वीडियो के साथ में दोस्तों पहला चैप्टर जो है 10th क्लास की केमिस्ट्री का, वो दोस्तों पूरा संपूर्ण होता है। अब दोस्तों मिलेंगे हम लोग दूसरे चैप्टर में। जब तक के लिए दोस्तों आप लोग इन्हें तैयार करते रहिएगा और इनका रिवीजन करते रहिएगा। दोस्तों ये जो क्रिया है दोस्तों किसमें है, हिट एंड ट्रायल मेथड से दोस्तों हम लोग समीकरणों को संतुलित कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद,